विराजमान दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य भदंत आर्यवंश महाकेरो जी, नागपुर से मेरे साथ पधारे दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय महासचिव माननीय शंकरराव हेगड़े जी, हमारे संस्था के ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट भीमराव कामरे जी, भोपाल से पधारे हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय इंजीनियर नमलगन सोमकोर जी, हमारे उत्तर संभाग के प्रभारी एवं हमारे ट्रस्टी इंजीनियर एस भास्कर जी, माननीय इंजीनियर राम नयन भारती जी जो राष्ट्रीय संगठक के रूप में उनको नियुक्ति दी गई है, माननीय शिवमंगल गौतम जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संस्था, इनको नियुक्ति दी गई है। अभी अभी जिनका सत्कार हुआ और जिनको नियुक्ति की गई है, उत्तर प्रदेश से महिला विभाग की 5 सदस्यों को हमने केंद्रीय कार्यकारिणी में जो सदस्यता दी है, उसमें अभी आयुष्मती ममता पुष्कर जी जो लखनऊ से पधारी है, आयुष्मती सविता अम्बेडकर जी ये बदायूं से पधारी है, आयुष्मती नरगिस बौद्ध जी ये आगरा से है, और हमारे 2 सदस्य जो एक एडवोकेट ममता वर्मा ये इलाहाबाद से है, एक अनुराधा चौधरी सुल्तानपुर, ऐसे 5 स्थानों से ये हमारी महिलाएं जो है महिला विंग में उनको केंद्रीय संगठन में पद दिया गया है। और मैं ये प्रारंभ है बुद्धिस्ट सोसाइटी का कि हम महिलाओं का एक अलग संगठन बनाए, और हमने शुरुआत जो है इस उत्तर प्रदेश से की है। तो मैं हमारे जो नवनियुक्त जो हमारी महिलाएं हैं पदाधिकारी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे महिलाओं को संगठित करने के लिए और विशेषतः धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि ये जो धर्म है, महिलाएं अगर सुशिक्षित रहेगी, शिक्षित रहेगी, धर्म के बारे में जानेगी, तो पुरुषों से अधिक महिलाएं यानी ज्यादा कार्य कर सकती है। ये मेरा अनुभव है, मैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ और सबसे अधिक महिलाएं ये कार्यक्रम में आपके आज देखिए बुद्ध विहार में आप देखिए सबसे अधिक महिलाएं रहती है, पुरुष तो बहुत कम। तो ये महिलाओं की ये जिम्मेवारी है कि वे अधिक से अधिक महिलाओं को इकट्ठा करें, और जो कुरीतियां जो हमारे मस्तिष्क में भरी हुई है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, तभी ये जो बाबा साहब की संस्था है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय बौद्ध महासभा कहते हैं, तो वे जो है उसके उद्देश्य जो धर्म का प्रचार प्रसार जो विशेष रूप से है वे पूरा हो जाएगा। हमारे दिल्ली से पधारे हमारे सुरेंद्र बौद्ध जी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, मैंने उनसे कहा था कि आगरा आपसे बहुत नजदीक है और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसमें सम्मिलित हुए, और उन्होंने बहुत अच्छी ये जो बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ के बारे में जो जानकारी दी, और अभी 21 तारीख को दिल्ली में उनकी बैठक भी है। हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश पूर्व के अध्यक्ष माननीय सतीश चंद्र बोस जी, उत्तर प्रदेश पश्चिम के अध्यक्ष माननीय सीपी सिंह जी, महासचिव ओपी गौतम जी, रामजीत सिंह बौद्ध जी, मेघश्री बौद्ध जी, और जिनके प्रयास से ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, हमारे माननीय केसी अटल जी जो
जिला अध्यक्ष है आगरा के माननीय डॉक्टर रमेश चंद्रा जी, जिला उपाध्यक्ष आगरा, आयुष्मती उषा चंद्रा जी, जिला महासचिव अपने आगरा की शहर के जिला जिला आगरा जी बाबू जी और अशोक कुमार गर्दन जी और यहाँ पे आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी, महिला भी, आप सभी को मैं सादर नमो बताए जाएंगे, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है आपकी परिश्रम से, मेहनत से हुआ है। आप अगर आयोजन नहीं करते तो हम यहाँ पर नहीं आ सकते थे। तो मैं अभी धर्म के बारे में हमारे भंते जी ने और अधिकांश हमारे पदाधिकारी उन्होंने कहा है, ये जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये बाबा साहब ने 1954 में स्थापित की और 4 मई 1955 को ये रजिस्टर हुई। पहले जो है सोसाइटी रजिस्टर एक्ट 1860 के तहत, जिसका रजिस्टर नंबर है, आप हमेशा देखते होंगे यहाँ पर भी आपने दो रजिस्टर नंबर है। तो ये सोसाइटी रजिस्टर एक्ट जिसका नंबर है 3227/55 यानी 1955 में ये स्थापना हुई। बाबा साहब ने, देखिए बाबा साहब ने जो दिशा जो दी हम सभी को, अशोक विजयादशमी 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा हुई। उसके पूर्व ही ये संस्था स्थापित हुई, दीक्षा तो बाद में हुई, क्योंकि बाबा साहब का जो सोच था, जैसे आपको विधि की है, आपने पढ़ा है बाबा साहब को, कि बाबा साहब ने 13 अप्रैल 1935 को जो नासिक जिले में येवला है वहां पे जो घोषणा की थी कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मेरा मृत्यु किस धर्म में होगा ये मेरे बस में है। और तभी से यानी उन्होंने ये सोच लिया था कि वे धर्मांतर करने वाले हैं, दूसरे धर्म में कोई काफी धर्म के वहाँ पे जो प्रमुख है बाबा साहब के गए, ईसाई गए, मुस्लिम गए, सिख गए, लेकिन उनको जो अपना सबसे अच्छा मानवता का, एक समानता का, जो मैत्री का ये जो दिया भगवान गौतम बुद्ध का ये बुद्ध धर्म, इसलिए उन्होंने ये बौद्ध धर्म को सर्वप्रथम उन्होंने गुरु चंद्रमणि और 5 भिक्षुओं के उनके द्वारा सर्वप्रथम बौद्ध बने, यानी धम्म ग्रहण किया और बाद में उन्होंने अपने लगभग 5 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उस समय में आप देखते होंगे बाबा साहब के 1956 की बात है, हमारे समाज में बहुत कम लोग पढ़े लिखे, बहुत कम लोग, यानी उंगली पर गिनते। अब मैंने एक ने बोला भी है कि भाई आगरा में बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को हमको धोखा दिया करते, तो कौन पढ़े लिखे लोग थे? बाबा साहब ने जो पढ़ाई के लिए जो विदेशों में जो भेजे थे वे लोगों की बात कर रहे थे, ये आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की नहीं, क्योंकि आज जो धर्म को प्रचार प्रसार हो रहा है ये आप लोगों के पढ़े लिखे लोगों की वजह से होता है। तो ये जो कहना है किसी संगठन ने ये किया, अरे बाबा साहब ने कहा पढ़े लिखे लोगों ने यानी धोखा दिया, तो ये बात सच्ची नहीं है। बस उसमें से जो पढ़ने के लिए गए थे उसमें से बैरिस्टर राजा बाबू धोखा करे, अंतिम क्षण तक बाबा साहब के मुंबई के साथ रहे, वे ये गए, बाकी ने सब अपने बड़े बड़े पोस्ट में रहे, बड़े बड़े पद में रहे और उन्होंने समाज के हित में कोई काम नहीं किया। इसलिए बाबा साहब ने दुखी होकर कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और जैसा मैंने कहा कि अशोक विजयादशमी जो 14 अक्टूबर 1956 को हमारे बीच में जो देहात के लोग थे, अनपढ़ थे, लेकिन बाबा साहब की एक पुकार किया उन्होंने और सब लोग आए। उनको मालूम ही नहीं था कि क्या बुद्ध धर्म है और कहाँ पे जाना है, बस उसको यही था कि मेरी जो संस्कार है उसको छोड़ के मुझे
नए संस्कार में भगवान बुद्ध के इसमें आना है। तो मैं उस समय में 7 वर्ष का होगा, अब मैं 75 वर्ष कंप्लीट हुए मेरे, 7 वर्ष का था मैं जब मैं देखा देहात में, देहात से मैं, तो जब हमारे परिवार के लोग गांव के लोग गए तो मुझे बड़ा ये कि कहाँ जा रहे, लेकिन जब वो वापिस लौटे दीक्षा लेकर, तो जो हमारा जो समाज पहले विठ्ठल रखमाई का जो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मतलब पूजा होती थी विठ्ठल रखमाई की, और उसी के यानी मंदिर थे, वे जो चांदी के या जैसी भी मूर्तियां थी वो उठाकर उन्होंने नदी में कुएं में डाल दी और वहां पे भगवान बुद्ध को स्थापित किया। यहाँ यही नहीं, उनके घर में जो मुर्गियां थी, बकरियां थी, वो उन्होंने बेच दिया, क्योंकि पाणातिपाता वेदमणि सिक्खापदम समाधिया, ये जो बात हुई थी कि नहीं मैं जो यानी ये मुर्गी या ये जो बकरियां यानी बेचूंगा और वो जो उसको काट कर यानी जो बेचेंगे तो ये हिंसा होगी, मैं भी उसमें सहभागी होगा, इसलिए उन्होंने वो भी यानी दे दिया। तो ये जो देखेंगे अनपढ़ लोग थे, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उन्होंने बाबा साहब की बात मानकर और बाबा साहब का जो आदेश मानिए, बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है उसमें पंचशील भी आ गया, अष्टशील भी आ गया, सब आ गया। तो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी उसका पालन करना हमारे, हम जो बौद्ध धर्मी है या बाबा साहब के अनुयायी है, उनको ये 22 प्रतिज्ञा पालन करने की यानी जिम्मेवारी है। तभी हम यानी हम स्वयं को कह सकते हैं कि हम बुद्धिस्ट है। और सबसे बड़ी बात है आचरण। ये धर्म जो है, जैसे दूसरे धर्म होते हैं ना, पूजा करने जाते हैं, आपने देखा होगा, पहले सुना होगा, कोई वाराणसी जाता है, अरे वो गंगा मैया को ये दे देना हमारे तरफ से, पहले आपने सुना होगा, और अपने लोग कुछ अभी करते ही होंगे, तो करते भी होंगे, लेकिन उनके पुण्य से वे जो आने जो नदी में जो भी बहाते हैं उससे उनको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। पुण्य क्या मिलेगा? अपने कर्म से। हम धम्म है धारण करने का, हम अपने धम्म को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। अपनी वजह से अब ये परिवार का प्रमुख है, अगर वो अच्छा वर्तन करता है, पंचशील का पालन करता है, तो उसके साथ साथ उनका परिवार जुड़ा है, परिवार के साथ समाज जुड़ा है और समाज के साथ ये देश जुड़ा हुआ है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने व्यक्ति को केंद्र बिंदु माना है, व्यक्ति को, दूसरे के लिए, ये जानवरों के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए, क्योंकि उनको आशा जो दुख सुख ये व्यक्ति को मालूम है। तो भगवान बुद्ध के अगर विचारों से या बाबा साहब के विचारों से अगर आचरण करेगा तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब ने ये जो संस्था बनाई है उसका अरे आप लोगों के लिए, समाज के लिए, हम तो एक निमित्त मात्र पदाधिकारी है, ये संस्था आप जनता के लिए है। बाबा साहब ने जितनी भी संस्था बनाई, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई, समता सैनिक दल बनाया, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी बनाई, उसमें उन्होंने अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को नहीं रखा। आप बता दीजिए, कोई भी व्यक्ति नहीं है, नहीं तो वो चाहते तो भैया साहब अम्बेडकर को भी उसमें सम्मिलित कर सकते थे, नहीं। उन्होंने बोला कि ये जो जितनी भी सोसाइटी है या संस्था है ये समाज के लिए है, समाज चलाएगा, ये परिवार के लिए मेरा जो दायित्व है, उनको जो मकान समझिए या उनको जो जमीन जायदाद बोलिए वो हमारे परिवार, लेकिन ये संस्था हमारे समाज की है। तो अभी जो आपको विदित होगा कि ये जो अभी जैसा भास्कर साहब ने कहा, क्या इन्होंने सोमकोट साहब ने कि इसी आगरा में बैठक हुई थी शेवटी लाइन में, और एडवोकेट के चौकर शंकर आनंद जी शास्त्री, एसपी रामटे के और जो और पदाधिकारी थे, उन्होंने जो एक स्कीम बनाई, वो स्कीम जो वहाँ पे सैंक्शन हुई,
आपको ये तो विदित है कि बाबा साहब के बच्चा, उनके पुत्र भैया साहब अम्बेडकर एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष बने। 11 लोग थे, 11 लोग वो कमेटी में थे, तो भैया साहब अध्यक्ष बने। 17 सितंबर 1977 को भैया साहब का निधन हुआ। अब होना ये था, समिति में 60 सदस्य जीवित थे, यानी 11 में से 4 सदस्यों की मृत्यु और 60 सदस्य जीवित थे। होना फिर ये क्या ये था कि उसमें बदलता आनंद कौशल्या जी भी एक थे, इलाज माली भी थे, जीवित लोग थे। चाहते तो उस समिति के वही पदाधिकारी बन सकते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम लोगों ने मिलकर भैया साहब की पत्नी जो बाबा साहब की बहू है श्रीमती मीराबाई अम्बेडकर, उनको अध्यक्ष घोषित किया। क्योंकि अच्छा घोषित किया, लेकिन वे सदस्य नहीं थे। जो एडवाइजरी कमेटी थी उसके सदस्य नहीं किए। और जैसे उन्होंने चेंज रिपोर्ट जो अपने जारी में भेजा, ये जो दूसरा नंबर जो मैं बता रहा हूँ, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट जो 1950 में बना है, तो 1960 में जो महाराष्ट्र बना, तो जितनी भी रजिस्टर्ड संस्था थी वे री रजिस्टर हुई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अनुसार। तो इसलिए हम दूसरा नंबर लिखते हैं F982, ये दो रजिस्टर नंबर। तो जैसे चेंज रिपोर्ट उन्होंने धर्मदाय आयोग को दिया, धर्मदाय आयोग ने उसमें क्या लिखा, भैया साहब अम्बेडकर की जगह सक्सेशन म्हणजे उत्तराधिकारी। तो आप ये बताइए, ये संस्था कोई परिवार की थी क्या? मेरा ये जो मानना है, अगर थोड़ी भी समझदारी अगर उन लोगों ने रखी, पहले वे सदस्य बन जाते और फिर लगे तो अध्यक्ष बनते। ऐसा नहीं हुआ। चैरिटी कमीशन ने वो चेंज रिपोर्ट यानी डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और फिर ये स्कीम 24 जुलाई 1981 को ये स्कीम को मान्यता दी। उसमें 7 सदस्य थे, जिसमें शंकरानंद शास्त्री अपने उत्तर प्रदेश के वे अध्यक्ष बने, डॉक्टर ईश्वराम के जो नागपुर के हैं, और डॉक्टर पीजी ज्योतिकर अहमदाबाद के हैं, ये एडवोकेट केसी सौगत अपने आगरा के हैं, और 3 लोग जो है वो मुंबई के, अशोक मुकुंदराव अम्बेडकर, डी बाविस्कर और के खैरे। ऐसे 7 लोगों को मान्यता। जैसी मान्यता मिली, श्रीमती मीराबाई अम्बेडकर उस निर्णय के खिलाफ सिविल कोर्ट में गए। देखिए कभी कभी उनके लोग बोलते हैं कि बाबा साहब के परिवार को इन लोगों ने कोर्ट में घसीटा, ये हमेशा आरोप लगाते हैं, गलत। अगर ये जो चैरिटी कमिश्नर ने जो निर्णय किया, जो स्कीम पारित किया, उसके अगेंस्ट में श्रीमती मीराबाई अम्बेडकर सिविल कोर्ट में गए। अब आप बताइए कि अगर आपके खिलाफ कोई कोर्ट में केस डालता है तो आपको तो उसका मुकाबला तो करना ही पड़ेगा ना। तो इस तरह से, और साथ में मीराबाई जी ने भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से एक अलग रजिस्टर किया 726 नंबर। देखिए मैंने जैसा बताया ना कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसका ये अर्थ भारतीय बौद्ध महासभा होता है। इसके बावजूद भी उन्होंने अलग से रजिस्टर किया और 1987 में वो रजिस्टर भी जब्त हुआ। तो ये जो कोर्ट में केस चली, चलते चलते उसका अंत जो है मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा यानी 21 जून 2013 को, देखिए कितने साल हुए, करीबन 34 वर्ष ये कोर्ट में केस थे, समझ रहे ना। अगर एक थोड़ी सी अगर गलती उन्होंने सुधारने की रहती, वो ट्रस्ट बनी रहती, तो नुकसान किसका हुआ? ना मेरा ना मीराबाई जी का, नुकसान समाज का हुआ। जिस उद्देश्य के लिए बाबा साहब ने ये संस्था बनाई, वो कहां से कहां पहुंची रही थी। लेकिन हम पूरा समय, मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं 1983 से इस संस्था में हूँ। भोपाल में नौकरी करता था, बैंक में नौकरी करते करते मैंने ये संस्था चलाई। पूरी युवावस्था
ये कोर्ट कचहरी में मेरा बर्बाद हो गया, कौन जिम्मेवार है? और अंत में जब हाईकोर्ट का निर्णय आया उसके विरुद्ध मीराताई जी सुप्रीम कोर्ट गई। 2 फरवरी 2015 को वो जो अपील जो है वो डिसमिस हुई, फिर रिव्यू पिटीशन डाला, तो अंत में 15 अप्रैल 2000 ये जो किताब है बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, प्रमुख जो हमारे हैं, इसमें पूरा इतिहास है पूरी सोसाइटी का। बाबा साहब ने स्थापित करने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा इतिहास है। तो आखिर में जो दावा था श्रीमती मीराताई जी का, जो उत्तराधिकारी का, वो 15 अप्रैल 2015 को समाप्त हुआ। इसके बावजूद भी मीराताई जी यही समता के नाम से काम कर रहे थे, जो आप पुराने लोग हैं आपको विधि दी है। तो अंत में 2021 को माननीय भीमराव अंबेडकर जी, नाम जानते हैं ना, उनके भैया साहब के 3 पुत्र, प्रकाश अम्बेडकर जिसको बाड़ा साहब अम्बेडकर, दूसरे भीमराव अम्बेडकर, तीसरे आनंदराज अम्बेडकर, और एक बहन है अपने हाँ एक बहन थी, वो रमाबाई, रमाबाई था उसका, रमाई नाम है वो, सिस्टर का, ऐसे 4। तो आपको ये तो विदित है कि बाड़ा साहब अम्बेडकर पॉलिटिकल इसमें है, दूसरा जो आनंदराज अम्बेडकर वे भी राजनीति में है, दोनों राजनीति में। भीमराव अम्बेडकर जी का फोन आया 2021 में जुलाई में कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। वे नागपुर में मेरे निवास पर आए। उन्होंने कहा कि हम आपके नेतृत्व में, आपकी अध्यक्षता में हम काम करना चाहते हैं। देखिए भीमराव अम्बेडकर, जो लोग भ्रम फैलाते हैं ना, वो संस्था के बारे में बड़े जो गलत जानकारी देते हैं, मैं सच्चाई जो बता रहा हूँ। मेरे पास पत्र है जो भीमराव अम्बेडकर को दिया मैंने, और भीमराव अम्बेडकर जी ने मुझे लिखित में दिया हुआ ये पत्र है। ये है 30 अक्टूबर 2021। वो इसलिए क्योंकि 17 अक्टूबर को अपना मेरठ में कार्यक्रम हुआ था। हम दोनों जो है पहली बार एक मंच पे आए। आपने देखा होगा मेरठ में हम लोग एक मंच पे आए, और तब हमने घोषणा की थी कि हम साथ में आ गए हैं दोनों। नागपुर में बैठक हो गई, नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें ये कहा कि हम धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे। ये भीमराव अम्बेडकर जी के वचन है, आज भी उनके वीडियो है। लेकिन हुआ क्या? जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश 2 भागों में होना चाहिए, हमने मान लिया। एक हमारे सतीश चंद्र जी और सुप्रीम ये है। फिर उन्होंने हमारे विरोध में जाके 4 भागों में बांटा। देखिए हमने उनको बनाया और वे समझ रहे हैं कि भाई वो संस्था उनकी होगी, क्योंकि रजिस्टर नंबर एक समय था कि वे संस्था के नाम से या रजिस्टर नंबर उपयोग नहीं कर सकते, पुलिस केस होती थी उनके ऊपर, इसलिए मजबूरन उनको हमारे साथ आना पड़ा। फिर भी हमने उनको कार्याध्यक्ष बनाया, चैरिटी कमीशन ने उनको ट्रस्टी बनाया। इतना होने के बावजूद भी क्या हुआ, 2 साल पूर्व उन्होंने एक पार्टी बनाई, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। भारतीय भीमराव अम्बेडकर जी ने 2 भाई तो राजनीति में है ही, ये तीसरे भाई जिनको हमने धम्म को प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ाने के लिए जिनको हमने साथ में लिया, उन्होंने 2 वर्ष पूर्व ये गुजरात और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट खड़े भारतीय रिपब्लिक। फिर चुनाव आया तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का, उसमें उन्होंने प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। और अभी आपको विदित होगा जो होशियारपुर पंजाब में होशियारपुर है, वहां पे उन्होंने ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी, देखिए 2 साल में 3 पार्टियां उन्होंने खड़ी की
और तीनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी। और हमको बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है, लोकसभा का चुनाव और उनको मत कितने मिले? 1041। देखिए 1041 जो ग्राम पंचायत का सदस्य रहता है, तो वो लोकसभा में उनको 1041 मत मिले। तो ये बाबा साहब का जो नाम लेकर वो चले थे, ये दुख की बात नहीं है? हम कर सकते हैं क्या इस बात पर? तो इस तरह से जो है अभी कहते हैं कि हम अलग काम करेंगे। फिर वो हैदराबाद में बैठक हुई थी, हैदराबाद में उनके माता जी को मीराबाई जी को हमने संरक्षक बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इतना होने के बावजूद भी अब फिर मानने लगे कि हमारे इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, यानी मैंने उनको नियुक्ति दी और मानने लगे कि ये कोई नहीं है, यानी हम कोई नहीं है, चंद्रबोधी पार्टी समता के कोई नहीं। वे है, वे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भी है, वो माता जी संरक्षक है, लेकिन मैं जो नियुक्ति देने वाला मैं कोई नहीं। तो अब आप ये बताइए कि देने वाले से लेने वाला मतलब प्रबल हो सकता है क्या? अधिक तो हो सकता है क्या कि देने वाला होगा? तो इस तरह से जो हमारे समाज में गलत हुई, जो मैं यानी इसलिए यानी होता कि भाई ये जो गलत जो प्रचार करते हैं उसमें ये ना करते हुए, क्योंकि आगरा में भी उनके पदाधिकारी है, मैं तो चाहता था कि वे भी ये बैठक में आए और मुझसे जवाब पूछे, लेकिन वे नहीं आए। कोई उतना आया भी होगा, मैं कल शाम को जा रहा हूँ, अगर इतना है संस्था के बारे में, बुद्धिस्ट सोसाइटी का नाम लेते हैं, तो मैं रुका हूँ, एक दिन वो मुझसे मिल सकते हैं। तो इस तरह जो है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया आज वर्तमान में हमारे सिवा कोई भी अधिकृत नहीं है। मैंने जो कहा ना, हमारे जे रिपोर्ट भी 2001 की, ये तो अभी से आए हैं, इनको हमने यानी बनाया है, तो ये अधिकृत हो नहीं सकते। तो आपको भी किसी डर के, किसी विवाद में न पड़ते हुए अपने संस्था को अधिक से अधिक यानी ग्रामीण तक आपको यानी शाखा खोलनी चाहिए। हमने अभी आजीवन सदस्य 2000 रखे हैं, 2000 में से 500 जो रुपए हैं ये स्टेट और जिला, मतलब जो रसीद काटेगा वो, और स्टेट ऐसे 250, 500 और 1500 रुपए यानी सेंट्रल को होंगे। 100 रुपए साधारण सदस्य, वार्षिक सदस्य, उसमें 5 भाग किए हमने, सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, जिला हो गया, 200 रुपए ग्रामीण, 20-20 रुपए सब में बंटवाना है। देखिए हमने कोई संस्था के नाम से रसीद नहीं छापी, अभी तक हमने कुछ भी नहीं छापा। हमारा जितना कोर्ट कचहरी का 16-17 लाख रुपए हमारा खर्चा हुआ, हमने सब यानी जो जितनी शाखा थी शाखाओं की ओर से किया। और मुझे ये बताने में बड़ा यानी गर्व होता है कि आज 25 राज्यों में हमारी शाखा कार्यरत है। अभी मैं 24 तारीख को सिक्किम जा रहा हूँ, सिक्किम में हमारी शाखा होगी, बंदे जी त्रिपुरा जा रहे हैं, त्रिपुरा में हमारी शाखा होगी। यानी हम चाहते हैं कि ये जो महायानी हिंदयानी की जो बात है, जो लामा और भिक्षु की बात है, उनको भी हम साथ में जोड़े। लेह लद्दाख में हमारी शाखा है, लेह लद्दाख में हमारा कार्यालय है वहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि सबको, जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्यों को भी हम साथ में जोड़ के बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हमको करना है। और दूसरी बात यह है, बाबा साहब का जो उन्होंने संस्था का पहला जो है, भारत में ही नहीं, बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में नहीं, भारत के बाहर भी करना, विदेशों में। तो हमने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है, जिसमें न्यूजीलैंड के है, जर्मनी के है, कनाडा के और इंग्लैंड के है। ये ऐसे 4 सदस्य हमने विदेशों के रखे, जो इंटरनेशनल स्तर पे जो है बुद्धिज्म का होता है, उसमें वो अपनी बात कर सकते हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी की। और हमारे अभी हमारा पेपर निकलता है, जो मंथली है, जो PSI न्यूज, तो हम चाहते हैं कि अभी आपने ये पेपर में देखा होगा, मैं पिछले माह गोरखपुर, महाराजगंज,
संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और झांसी में। और ये अभी उत्तर प्रदेश का 5वां हमारा कार्यक्रम है जो मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये पेपर में ये आपकी यहाँ की न्यूज पूरे यानी पूरे भारत भर में हम प्रचारित करते हैं जगह जगह। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो कार्यकर्ता है धम्म का प्रचार प्रसार और संस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ और जो आयोजन किया है हमारे अटल जी और उनके समस्त कार्यकारिणी पदाधिकारी, हमारे जो महिला मंडल की समस्त पदाधिकारी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। और मेरी बहुत इच्छा थी क्योंकि पिछले अम्बेडकर जयंती के वक्त मऊ में हमारे हरि बाबू जी से बात हुई थी और मैंने कहा था कि मैं आगरा आना चाहता हूँ। आगरा में काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ। पहले जो हमारे जो बुद्ध विहार के जो भंजे जी उनसे मेरा काफ़ी नज़दीक का संबंध था। हमारे भरत सिंह जी जो हमारे दलित बहन के काफ़ी हमारे कार्यकर्ता हमारे मित्र रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे और आपने ये कार्यक्रम सफल किया। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए और हमारे पूजनीय मंदिर जी के साथ समस्त पदाधिकारी और हमारे महिला जो नियुक्त हुए उनको भी हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपने दोस्त समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। सर सोसाइटी डिस्क्लोज में राजरत्न का भी एक बार डिस्कस वो कर दो। राजरत्न को लेकर जो कंफ्यूजन है लोगों में वो भी। चलो ठीक है। अभी हमारे सुनील घोष जी ने जो प्रश्न उठाया राजरत्न अम्बेडकर ये एक पैदा हुए हैं राजरत्न अम्बेडकर का तो नाम सुना होगा। और मैंने उत्तर प्रदेश में एक महिला है बड़े रोते रोते वो बोल रही थी कि बाबा साहब का जो प्रिय पुत्र था राजरत्न, उनके मृत्यु के समय बाबा साहब गोलमेज परिषद में जा रहे थे। आपने बहुत सारे इसमें सुना है ना, ये बड़ा है। अच्छा, तो ये जो पोस्ट है वो राजरत्न अम्बेडकर ने शुरुआत की थी मुंबई से। उनको लगा कि भाई अब मुझे ये करना है। वो वीडियो बनाने में बहुत माहिर है, बहुत एक्सपर्ट है, होशियार भी है, बहुत होशियार है। लेकिन वो गलत तरीके से मतलब ये बुद्धिस्ट सोसाइटी का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है, ट्रस्टी चेयरमैन कहता है, कहीं ना कहीं वो अशोक मुकुंदराव अम्बेडकर उनका पुत्र है। वो कहता है कि भाई मैं बाबा साहब का बंधु हूँ। तो मैंने जैसा कहा कि बाबा साहब के एक पुत्र भैया साहब अम्बेडकर और उनके ये 3 पुत्र और एक पुत्री और पुत्री है, ऐसे 4 लोग। और जो बाबा साहब के भाई थे आनंदराव अम्बेडकर बड़े भाई, उनके पुत्र मुकुंदराव अम्बेडकर, मुकुंदराव जी के पुत्र अशोक अम्बेडकर जो हमारे ट्रस्टी थे, और उनके पुत्र है ये राजरत्न अम्बेडकर, संदेश अम्बेडकर, मतलब परिवार ये अलग परिवार। तो अगर मुझे पता है कि भाई आपके पिताजी कौन है, आजोबा कौन है, उनके पिताजी कौन है, तो मैं तो उनकी बात करूंगा ना। अब उन्होंने तो आनंदराव की बात करना चाहिए कि हाँ मैं आनंदराव अम्बेडकर का बंधु। लेकिन लोगों को भ्रम में डालने के लिए आनंदराव को कोई नहीं डालता। तो बाबा साहब का बंधु, बाबा साहब का आपके वो ये सुमित रत्न जी है भिक्षु, उन्होंने काफी उसको लेकर घुमाया था जगह जगह। तो इस तरह से जो है तो हम 2021 के और अभी हाई कोर्ट ने उसमें जो चेंज रिपोर्ट इंटरव्यू जो उनके पिताजी का निधन हुआ 8 दिसंबर 2017 को अशोक अम्बेडकर की, तो ये इन्होंने स्वयं को अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया, जबकि डॉक्टर पीजी ज्योतिका जी जीवित थे। अब ये ट्रस्टी जीवित होने के पश्चात दूसरा कैसा क्या बन सकता। लेकिन अब लोगों को बताने के लिए कौन देखना है, उनसे पूछिए कि आपके पास, मेरे पास तो पूरे डॉक्यूमेंट लेके चलता हूँ मैं। कोई पूछेगा, कोई देखना चाहता, मैं उसको दिखाने को तैयार हूँ। तो ये
राजरत्न अम्बेडकर ने जो हमारी चेन रिपोर्ट है 2001 की, उसके ऊपर इंटरवीन करने के लिए उन्होंने आवेदन किया था, जो चैरिटी कमीशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उस निर्णय के खिलाफ वो हाई कोर्ट में गया, उसको स्टे मिल गया। क्या लिखा उसने कि मैं 1998 में बस 5 मिनट दूंगा, ये अभी इन्होंने नया 1998 में मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी का सदस्य हूँ, वो लिखता अपने एफिडेविट में। 1998 में उसकी उम्र थी 16 साल। 16 साल का हमारे संस्था में कोई सदस्य बनी नहीं सकता। एक बात फिर उन्होंने ये कहता है कि मैं लीगल है रिएक्शन, लीगल है और रिएक्शन किसके, यानी अशोक अम्बेडकर के। उनके पास उनकी अगर प्रॉपर्टी है अशोक अम्बेडकर की, तो उसके लिए वो रिएक्शन है, लीगल है। लेकिन बुद्धिस्ट सोसाइटी तो उसके बाप की नहीं है ना, बुद्धिस्ट सोसाइटी उनके पिताजी की नहीं है, वो कोई प्रॉपर्टी है क्या? तो उसको यानी रियल सन बोलेगा वो, लेकिन वो किसी कारणवश उसको स्टे मिल गया और वो अभी 16 तारीख को उसकी सुनवाई। मेरा क्योंकि ज्योतिकर साहब का नाम था उसमें, ज्योतिकर साहब के कहने देखिए जो 7 ट्रस्टी थे, 7 में से एक भी जीवित नहीं। मैं जो काम कर रहा हूँ 2001 से मुझे जिम्मेवारी मिली है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और ट्रस्टियों ने दी है मुझे, ट्रस्टियों ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी डॉक्टर ईश्वर राम ने 5 जनवरी 2000 को दी थी, क्योंकि 2000 से मैं इसका ये पद में, और ये जो जितनी भी कोर्ट कचहरी है, ये मैंने यानी लोगों से पैसा यानी आर्थिक मदद लेकर ये कोर्ट कचहरी हाई कोर्ट से लेकर यानी सुप्रीम कोर्ट तक मैं बैंक में नौकरी करता था। 30 साल मैं बैंक में नौकरी, मतलब एज ए बाबू करके ही मैं नौकरी नहीं रहा, प्रमोशन नहीं लिया। प्रमोशन लेता तो आज आपके सामने मैं नहीं बैठा रहता। कल मेरे दिमाग में ये था, नागपुर का निवासी हो, अम्बेडकर कॉलेज का स्टूडेंट हो, तो मुझे मालूम है कि बाबा साहब का त्याग क्या है, तो बताने की कोई जरूरत नहीं। बाबा साहब ने समाज के लिए इतना किया, तो क्या हम पढ़े लिखे लोग, हमारी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो हम उनकी संस्था को क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते, हम क्यों नहीं समाज के लिए काम कर सकते हैं? तो इसलिए हमने ये काम किया है। और राजरत्न अम्बेडकर कानून कोई कुछ भी नहीं है, अगर किसी को चाहिए तो उनसे डॉक्यूमेंट मांग लीजिए, जो भी है। हमने बोला कानून हम लोग है, जो चैरिटी में जिसकी सुनवाई हो रही है, उसने तो सिर्फ चेंज रिपोर्ट सबमिट किया। जैसा ऑफिस में आप जाते हैं कोई एप्लीकेशन लेकर, तो आपको रिसीट मिलती है कि भाई आपका एप्लीकेशन पत्र जो है प्राप्त हुआ। उसी प्रकार चेंज रिपोर्ट उन्होंने चैरिटी कमीशन में सबमिट किया और सिर्फ नंबर लगाया है कि भाई आपका एप्लीकेशन हमको मिला है। उसी बात से वो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष और ट्रस्टी चेयरमैन कहता है, ये इसकी सच्चाई है। और हम जो है बुद्धिस्ट सोसाइटी का अध्यक्ष मैंने कहा, और अकेला ढूंढता है, क्या हुआ अकेला, भाई समिति कहाँ है हमारे? तो अब देखिए यहाँ पे कितने अभी 4-5 ट्रस्टी आए हुए, 5 ट्रस्टी और सेंट्रल कमेटी के पदाधिकारी। ये कमेटी होती है, ये मेरे पास पूरी सूची है पूरे ऑल इंडिया की सेंट्रल कमेटी की। 46 लोग हैं हमारे कमेटी में, 46 पूरे सेंट्रल कमेटी। अभी ये महिला के अलग से ऐड होगी। मैं कहूँगा कि हर ब्रांच से महिलाएं उसमें सम्मिलित हो, तो ये अलग महिला विंग जो है मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो पुनः अभी ठीक है, और कुछ है बाकी? ओके। हाँ, तो ठीक है। मैं समझता हूँ कि जितनी जानकारी मैंने दिया है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, ये मैंने किताब में लिखा है, पूरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से मेरे पास शेड्यूल 1 से लेकर सब कापियाँ है, समझ लेना। भीमराव अम्बेडकर जी को तो मैंने ही डॉक्यूमेंट दिया था, और मेरे डॉक्यूमेंट से वो आगे बढ़ रहे हैं कि भाई देखो हमारे पास। तो ये बात है। तो मैं
आपने बड़े शांति से सुना, क्योंकि मैं चाहता था कि जो संस्था के बारे में यानी जो रियल जानकारी है, असली जानकारी है, सच्चाई है, वो आप तक पहुँचे तो आप अगर समझ जाएंगे तो दूसरे को उसका जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने इतना विस्तृत से आपको बोला और पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए नमो बुद्धाय, जय।